सुप्रभात मित्रों, मैं कैलाश भामरे आज की ई कक्षा में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। हम आत्मपरिचय कविता पढ़ रहे हैं और कल आत्मपरिचय का पूर्वार्ध हमने पढ़ा था। आज इसका उत्तरार्ध पढ़ेंगे। कल हमने देखा कि कवि एक और तो सांसारिकता को भार कहते हैं, उसकी जिम्मेदारियों को एक बोझ समझते, और दूसरी ओर बेफिक्र होकर कहते हैं कि मैं कभी न जग का ध्यान किए करता हूँ। कोई है उनके जीवन में जिनके आने से उनका जीवन झनकृत हो गया है, जिनके जीवन में खुशियाँ वो भर गई है, और दुनिया जो है वो उसकी लीक पर चलने वालों का ही गुणगान करती है। कवि का कहना है कि मैं तो अपने मन के गीत गाता हूँ, और इसलिए हो सकता है कि दुनिया मुझे उतना सम्मान न दे, लेकिन फिर भी मैं दुनिया की कोई परवाह नहीं करता हूँ। कवि की शीतल वाणी में विरह और आक्रोश की आग भी समाहित है। दुनियादारी का जो ज्ञान है कवि ने सीखा है और उसे कवि अब भूलना चाहता है। दुनियादारी के इस ज्ञान को जो जाने अनजाने आज तक प्राप्त किया है उससे भूलना है, अर्थात कवि इस तरह से एक आदर्श समाज की कल्पना करते हैं। तो यहाँ तक हमने कल पढ़ा था। अब आगे की पंक्तियों का हम अध्ययन करेंगे। मैं और जग और कहाँ का नाता, मैं बना बना कितने जग रोज मिटाता। जग जिस पृथ्वी पर जोड़ा करता वैभव, मैं प्रतिपग से उस पृथ्वी को ठुकराता। कवि का कहना है कि मैं अलग हूँ और अन्य दुनिया जो है वो दूसरी है। मुझ में और दुनिया में कोई नाता नहीं है, मैं अन्य हूँ, भिन्न हूँ। यहाँ पर और शब्द के प्रयोग को थोड़ा गौर करना होगा कि और पहले और का अर्थ है अन्य या भिन्न, दूसरे और का अर्थ है तथा, और तीसरे और के रूप में सांसारिक बंधनों से युक्त होना, यानी उसमें जो है किसी प्रकार का कोई रिश्ता नहीं है। मैं और जग और कहाँ का नाता, कि मैं अलग हूँ, मेरी सोच अलग है, मेरा दृष्टिकोण अलग है, और इस दुनिया की परिपाटी, दुनिया की सोच अलग है। वर्तमान में जो दुनिया का परिदृश्य है वो स्वार्थ, लिप्सा और धन वैभव के ध्रुव पर केंद्रित है, और इस दुनिया से मेरा कोई रिश्ता नहीं हो पाता है। कवि कहते हैं कि मैं तो ऐसे संसार से परे दूर एक ऐसे आदर्श समाज और दुनिया का सपना देखता हूँ जिसमें केवल प्रेम तत्व, अपनापन और भावनाशीलता का महत्व हो। और ऐसे इस संसार को मैं सपनों में कई बार रचता हूँ, और कई बार उसमें जब नहीं पूर्ण हो पाता है तो ऐसे इस अपूर्णता महसूस होने पर मैं उसको नष्ट भी कर देता हूँ, नष्ट कर देना चाहता हूँ। ये संसार आज जो भौतिक सुख के पीछे दौड़ रहा है, भौतिक सुख सुविधा के लिए केवल धन वैभव को ही अपना साध्य मानने लगा है, धन वैभव को इकट्ठा करने में लगा हुआ है, समृद्धि को इकट्ठा करने में लगा हुआ है, धन दौलत जोड़ने के लिए हर कोई दौड़ रहा है, और इस दौड़ में हर रिश्ते नातों को जो है व्यक्ति भूलता चला जा रहा है, और हर रिश्तों का, नातों का और अपनत्व का पलड़ा जो है धन से तोल रहा है, और धन से जब तोल रहा है तो रिश्ते नाते टूट रहे हैं। ऐसे इस निर्मम संसार को, जहां अपने ही अपनों की जान के दुश्मन बने हैं, अपनों ही अपनों को पहचान नहीं रहे हैं, ऐसे स्वार्थ से भरी हुई इस दुनिया को, इस प्रवृत्ति को वो कदम कदम पर ठुकराते हैं। कवि ऐसे इस पृथ्वी को ठुकराता है। कहते मुझे सुख, वैभव, धन दौलत की कोई चाह नहीं, धन से भरा हुआ और प्रेम के अभाव की ये दुनिया कवि को स्वीकार नहीं है। तात्पर्य की इन पंक्तियों में कवियों के या समाज सुधारकों के, संतों की रचनाओं में जो एक आदर्श समाज की कल्पना है, ठीक उसी प्रकार की कल्पना कवि अपनी इन पंक्तियों में करता है कि जिस पृथ्वी पर जोड़ा करता वैभव, में प्रतिपग उस पृथ्वी को ठुकराता। एक आदर्श समाज की सोच, आदर्श समाज की कल्पना कवि यहाँ पर करते हैं। मैं निज रोदन में राग लिए फिरता हूँ, शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूँ। हो जिस पर भूपों के प्रासाद निछावर, मैं वो खंडहर का भाग लिए फिरता हूँ। कवि कहते हैं कि मैं रोता हूँ, और उस रोने में भी एक अनुराग है, प्रेम है, लयात्मकता है, और इस प्रेम से भरे हुए इस रुदन में भी प्रेम
जो भाव भरे हैं उन भावों से हर कोई विवल हो सकता है। मेरे गीत, मेरे शब्द, मेरी वाणी भले ही शीतल है, कोमल है, परंतु उसमें प्रेम की जो ज्वाला है, जो ऊर्जा है, और इसलिए वो उसे आग की संज्ञा देते हैं। उनका दूसरे शब्दों में कहो तो शीतल वाणी में अपनी बात व्यक्त करने वाले कवि के मन में दुनिया के प्रति आक्रोश है, क्योंकि ये दुनिया उनको स्वीकार नहीं है, विरह की पीड़ा भी है, और जिसका वो खुलकर विरोध करना चाहता है, लेकिन अपने संयत शब्दों के कारण कई बार उससे पीछे छूट जाता है। जोशीले विचार है, और इस जोशीले विचारों को ही एक तरह से आग, बदलाव की जो चाहत उनके मन में है, उसे भी हम आग कह सकते हैं। इसलिए कवि कहते हैं कि शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूँ। कवि का कहना है कि हो सकता है मेरा जीवन आज खंडहर है, हो सकता है मेरी कोई बहुत बड़ी उपलब्धि ना हो। खंडहर का अर्थ है भग्न अवशेष। जो टूटे फूटे अवशेष होते किसी समृद्धशाली परंपरा का टूटा फूटा रूप, वही खंडहर होता है। परंतु ये खंडहर, कवि का कहना है कि भले खंडहर हूँ, लेकिन इस खंडहर में प्रेम का अनमोल भाव भरा हुआ है, और ऐसे अनमोल प्रेम के अनमोल भाव से भरा हुआ ये मेरा खंडहर बड़े बड़े राजाओं के महलों से भी बढ़कर है। बड़े बड़े भूप यानी राजा, और प्रासाद यानी महल, बड़े बड़े राजाओं के राजमहलों को भी मैं अपने इस खंडहर पर निछावर करता हूँ। मेरे लिए उनका कोई महत्व नहीं है, मेरे लिए प्रेम तत्व का महत्व है। और इस खंडहर भरे जीवन में या खंडहर सदृश जीवन में अगर प्रेम समाहित है तो मेरे लिए बहुत कीमती है। प्रेम तत्व और आदर्श से भरे हुए समाज के प्रति कवि का ये समर्पण है, और यहाँ भी एक आदर्श समाज की सोच कवि के विचारों में हम देख सकते हैं। आगे बढ़ेंगे। मैं रोया इसको तुम कहते हो गाना, मैं फूट पड़ा तुम कहते छंद बनाना, क्यों कवि कहकर संसार मुझे अपनाए, मैं दुनिया का हूँ एक नया दीवाना। कवि का कहना है कि जो भी गीत आप सुन रहे हो मेरी पीड़ा है, मेरी निजी व्यथा है, मेरी वेदना है, और मेरी वेदना से उपजा हुआ ये गीत है। आप उसे गीत की संज्ञा दे रहे हैं। मैं फूट पड़ा, फूट पड़ने से तात्पर्य है कि भावनाओं का आवेग जो मैं नियंत्रित नहीं कर पाता हूँ। दूसरे अर्थों में कवि कहना चाहते हैं कि जब मैं अपनी भावनिक पीड़ा को रोक नहीं सका तो कविता की तरह वो छंद बनकर बह रही हैं। मित्रों, यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि कविता की उत्पत्ति के संदर्भ में जो सिद्धांत साहित्य के बड़े बड़े विद्वानों ने बताए हैं, तो उसमें कविता की उत्पत्ति के संदर्भ में जो विभिन्न मत है उनमें भावनाओं के तीव्रतम आवेग को महत्व दिया गया है। पाश्चात्य विचारक वर्ड्सवर्थ का भी यही विचार है कि भावनाओं का तीव्रतम आवेग ही कविता है। पोएट्री इज द स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग्स। और उसी तरह भारतीय विचारकों ने भी यही कहा है कि वियोगी होगा पहला कवि, आह से निकला होगा गान, यानी विरह की पीड़ा से जो छंद फूटते हैं वही कविता का रूप लेकर हमारे समक्ष उपस्थित होते हैं। तो यहाँ कवि का वही कहना है कि मेरी भावनाओं को जब मैं नियंत्रित नहीं कर पाया, जब मैं फूट पड़ा, तो वही एक तरह से छंद बनकर तुम्हारे समक्ष उपस्थित होते हैं, और आप लोग मुझे कवि की संज्ञा देकर अभिनीत करना चाहते हैं। मैं नहीं चाहता हूँ कि संसार मुझे कवि कहे, मैं तो इस दुनिया का दीवाना हूँ। कवि की विनम्रता है कि वे अपने को कवि के रूप में दुनिया उनको सम्मानित करे, ये आकांक्षा नहीं रखते। कवि का कहना है कि मैं कवि नहीं, बस प्रेम का दीवाना हूँ, इस दुनिया का दीवाना हूँ, इस दुनिया को चाहता हूँ, इस दुनिया से प्रेम करता हूँ। लेकिन कैसी दुनिया? जो उनके सपनों की दुनिया है, जो जिस आदर्श समाज की वो कल्पना करते हैं, उस आदर्श समाज के वो दीवाने हैं और उसी से वो स्नेह करते हैं। मैं दीवानों का वेश लिए फिरता हूँ, मैं मादकता निशेष लिए फिरता हूँ, जिसको सुनकर जग झूम झुके लहराए, मैं मस्ती का संदेश लिए फिरता हूँ। मैं इस संसार में प्रेम दीवाना बनकर रहना चाहता हूँ। कवि कह रहे हैं कि मैं प्रेम का संदेश, प्रेम दीवाना बनकर प्रेम का संदेश दुनिया को देना चाहता हूँ। जहाँ जाता हूँ अपने साथ मस्ती भरा माहौल साथ लेकर चलता हूँ। मादकता निशेष, निशेष का अर्थ है संपूर्ण रूप से, जहाँ कुछ बचा ही ना हो, कुछ शेष ही ना हो।
ऐसे संपूर्ण रूप से मस्ती और उल्लास का माहौल मैं अपने साथ लेकर चलता हूँ। कवि कहते हैं कि मैं प्रेम दीवाना हूँ, प्रेम के गीत गाता हूँ और मस्ती भरे ये गीत जो मैं गाता हूँ, जिसे सुनकर लोग झूमते हैं, झूमने लगते हैं, प्रेम में लहराते हैं, झूकते हैं, मग्न हो जाते हैं। और मैं यहीं लहराने का प्रेममय संदेश जो है इस दुनिया को देना चाहता हूँ। और यही मेरे लिए निश्चित ही बढ़कर बात है। और दुनिया प्रेम से सजे, रिश्ते नातों में प्रेम बढ़े, अपनत्व बढ़े, हर कोई यहाँ अपने अपना समझे, एक भाईचारा बढ़े, आपस में एक अच्छे प्रेम भाव से सब लोग रहे, यही मेरा इस दुनिया के प्रति सपना है और यही कवि इस कविता के माध्यम से संदेश देना चाहते हैं। इस कविता के काव्य सौंदर्य के बिंदुओं पर हम चर्चा करेंगे कि आज के काव्यांश जो हमने पढ़े उसमें मैं और जग और कहाँ का नाता, ये जो पंक्ति है इस पंक्ति में कवियों द्वारा जो एक आदर्श समाज की रचना है उसकी कल्पना यहाँ पर कवि करता है। कवि प्राचीन काल से ही बहुत से कवियों ने एक आदर्श समाज का संदेश दिया है, उसी परंपरा का निर्वहन करते हुए कवि ने भी यहाँ पर उस आदर्श समाज की कल्पना की है। बना बना जग रोज मिटाता, बना बना में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार, हम उसका प्रयोग देख सकते हैं। और का प्रयोग बहुत सुंदर है और के माध्यम से यमक की छटाएं, यमक अलंकार का सौंदर्य हम देख सकते हैं इस कविता में। ये केवल एक पॉइंट्स लिखे हुए, आपको अच्छी तरह से इनको वाक्य बनाकर लिखना है, ध्यान रखें जब उत्तर आप लिखते हैं। भाषा सरल व प्रवाहयुक्त है, लयबद्धता है, गेयता है। जाहिर है कि बिल्कुल आसानी से इस कविता को जो है अच्छे से गाया जा सकता है, ये गेयता इसका बहुत बड़ा गुणधर्म है। शीतलवानी में आग लिए फिरता हूँ, इन पंक्तियों में विरोधाभास की छटा है। पूर्ण कविता में श्रृंगार रस से परिपूर्ण है कविता। लिए फिरता हूँ, इस तरह की जो पुनरावृत्ति उस कविता की पंक्तियों में है, उससे एक नाद सौंदर्य अभिनीत है और उससे कविता का सौंदर्य और निखर जाता है। मैं और तुम, इस तरह से जो संबोधन कवि ने प्रयोग किया है, इस संबोधन शैली के कारण कविता और भी निखरती है, उसका सौंदर्य वृद्धिगत हो जाता है, बढ़ जाता है। और जगह जगह अनुप्रास की छटाएं भी हैं, उन अनुप्रास अलंकार की छटाओं को आप छांट सकते हैं। आज जो काव्यांश हमने पढ़ा उसके लिए आज के प्रश्न जो आपको लिखने हैं। पहला, शीतलवानी में आग के होने का क्या अभिप्राय है। दूसरा, मैं और जग और कहाँ का नाता में शब्द का जो प्रयोग है उसको अपने शब्दों में समझाएं। भावार्थ स्पष्ट कीजिए। जग जिस पृथ्वी पर जोड़ा करता वैभव, मैं प्रतिपग से उस पृथ्वी को ठुकराता। कवि ने खंडहर का भाग किसे कहा है और इस खंडहर पर कवि को क्या न्यौछावर लगता है या वो क्या न्यौछावर करना चाहते हैं। और अगला प्रश्न है अंतिम, आज पढ़े हुए काव्यांश के शिल्प सौंदर्य पर टिप्पणी कीजिए। जितने भी बिंदु है शिल्प सौंदर्य के सभी आपको इसमें लिखने हैं। ठीक है मित्रों, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। कल फिर मुलाकात होगी किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहें, घर में रहें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें। धन्यवाद।